हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज सितंबर 18th। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे जीएसटी काउंसिल का आपने देखा मीटिंग हुई है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, ये हर बार ये थोड़े थोड़े टाइम में होती रहती है मीटिंग्स। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मान लीजिए जाना कि अब किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स बढ़ाया है, अब किसका रेट कम किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि 2 साल बाद फिजिकल मीटिंग हुई है तो थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल पता होना चाहिए हमें, क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं है। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा इसकी ये पावर्स डिराइव करती है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा ये स्टैचूटरी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैचूटरी मतलब वो भी एक्ट से आती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ये किसी अमेंडमेंट से आई है और अभी डिराइव करी अपनी पावर्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल कौन से में आती है? 279A। और 279A क्या एम्पावर करता है? एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है। ये रिकमेंडेशंस देती है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसको चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करता है। और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसमें? यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। या अगर कोई और स्टेट में से, जैसे सपोज करिए एक एक्स स्टेट ले लीजिए और उसमें से पता चलता है कि सीएम ने ही फाइनेंस का पोर्टफोलियो ले रखा है, तो कई बार क्या होता है कि वो किसी और मिनिस्टर को अपॉइंट नॉमिनेट कर देते हैं कि आप वहाँ पे जाके इसका मेंबर बनिए, ठीक है। तो कोई भी मिनिस्टर हो सकता है नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होते हैं इस काउंसिल के, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि जो इस मेंबर्स होते हैं ना काउंसिल के, ये अपने में से ही ना एक आदमी को चुनते हैं जो वाइस चेयरपर्सन बनता है उस काउंसिल का। वो लोग ही आपस में इसकी टर्म भी डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई तू 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, कितना रहेगा। ये एक फेडरल बॉडी है, ये याद रखिए, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अगर इसके डिसीजन लेने की बात हो तो कैसे डिसाइड होता है? इट इज डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4। याद रखिएगा, 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग नहीं है। क्या है? वेटेड वोट्स दे रखे हैं, किसी की वेटेज कितनी है, किसी की वेटेज कितनी है, वो भी हम बताता हूँ। बट अगर टोटल वेटेज की बात करी जाए तो उस टोटल वेटेज का 3/4 वेटेड वोट्स का इसमें मेजोरिटी चाहिए होती है। अब वेटेड पावर कितनी दी गई है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट की पावर है वो है 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। और जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, ठीक है। अब पेज वन पे एक आपने देखा होगा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था, जहाँ पे मोदी जी ने बात करी है एससीओ, और ये साथ में इसका नाम भी था। तो इंपॉर्टेंट एससीओ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिक्स देख चुके हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या था कि इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है ये 6 कंट्रीज का आपस में, जो इफेक्ट में आया था 2002 में। अब 2002 में तो आया था कलेक्टिव सीएसटीओ, ठीक है, इसको अब सीएसटीओ बोलते हैं। इसकी नींव कहाँ रखी गई थी? नींव रखी गई थी, इसका जो ओरिजिन था वो क्या है? वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, जिसको ताशकंद ट्रीटी भी कहा जाता है, जो 1992 में साइन हुई थी। 1992 में क्या हुआ था? इसका एक तो पहली बात तो हेडक्वार्टर का है, रशिया में है। 1992 में क्या हुआ था? जो पोस्ट सोवियत स्टेट थी, आपको पता है डिसइंटीग्रेट हो चुका था 91 में सोवियत। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बन गई थी, उनको कहा जाता था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उसमें से 6 कंट्रीज जो थी, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने आपस में साइन की थी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। इसको ताशकंद पैक्ट भी कहा जाता है या ताशकंद ट्रीटी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ था कि 1994 में ना 3 और अदर जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स थी, जिसमें से अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया, गैप के नाम से आप याद कर सकते हैं या बैग के नाम से याद कर सकते हैं, कि मतलब इन्होंने भी अपना बैग टांग लिया था और ये भी इनके साथ साथ आ गए थे। अब क्या हुआ था कि 5 years लेटर, जो अब ये टोटल 9 हो गई थी, उनमें से 6 ने कहा कि हम इकट्ठे रहेंगे, हम रिन्यू करेंगे इस ट्रीटी को फॉर 5 more years। और उनमें से 3 ने मना कर दिया था। 3 जिन्होंने मना कर दिया, पीछे हट गए, वो कौन थे? अज़रबैजान, जॉर्जिया एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने अपना नाम पीछे हटा लिया। और 2002 में जिन्होंने अग्री किया था, उनके बीच में एक मिलिट्री अलायंस हुआ जिसको कहा जाता है सीएसटीओ। तो आज के फिलहाल मेंबर्स देखे जाएं सीएसटीओ की कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया रशिया और तजिकिस्तान। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इस बार के लिए क्वेश्चन? क्योंकि आपको पता है इनमें से एक कंट्री ऐसी है ताजिकिस्तान, जो बॉर्डर शेयर करती है क्या नाम है, अफ़गानिस्तान के साथ। तो वहाँ पे थोड़ी ड्रिल्स वगैरह भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बेसिक्स जानना, ठीक है? अफ़गानिस्तान, सर्बिया जो है ऑब्ज़र्वर स्टेटस में थे सीएसटीओ के। सीएसटीओ का मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि आप कोई और जो इसके अगर मेंबर बन गए, तो आप किसी और मिलिट्री अलायंस को नहीं जुड़ सकते।
हकीकत में ये हो रहा है नहीं हो रहा, वो अलग चीज़ है। बट इसके जो एक जो बनाया गया था लॉ, वो यही बनाया गया था। मेन इम्पोर्टेंट क्या था कि इस सीएसटीओ में कहते हैं कि अग्रेशन अगेंस्ट वन सिग्नेटरी, मतलब अगर किसी भी मेंबर पे अगेंस्ट अग्रेशन हो रहा है, तो ये बिलीव किया जाएगा कि सबके अगेंस्ट अग्रेशन हो रहा है, तो सब इकट्ठे मिलके उससे लड़ेंगे। ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा केरला के जो बिशप का जो कंट्रोवर्सी हुई है वो था बेसिकली उन्होंने नारकोटिक जिहाद की बात की थी। बहुत ईज़ी आर्टिकल है, आप खुद पढ़ लीजिएगा प्लीज़ एक बारी, ठीक है? उसके बाद एक एडिटोरियल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के बारे में सब कुछ चल रहा है आजकल, जो ये बहुत ज़्यादा वो ट्रिब्यूनल्स के जजेस वैकेंसीज़ भरने में लगे हुए हैं। तो वो थोड़ा-सा 17th अगस्त का देख लीजिएगा। वैकेंसीज़ का मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन-सा लेक्चर देखना है। एक एडिटोरियल आपने सेकंड पेज पे देखा होगा, पूरा निपा वायरस का दे रखा था। निपा वायरस की हम डिटेल ऑलरेडी 5th सितंबर को देख चुके हैं। उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आ सकता जो हमने उस टाइम डिस्कस किया था। एक पेज 11 पे जहाँ पे का आया हुआ था सारा मीथेन प्लेज, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है? क्योंकि क्लाइमेट एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आपके प्रीलिम्स से बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिए ग्लोबल मीथेन प्लेज पूछेंगे, किसने साइन किया, किस-किस कंट्री का है? तो याद रखिएगा ये यूएसए और यूरोपियन यूनियन का है, एफर्ट है। दे विल कट मीथेन एमिशन बाय अ थर्ड बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। ये इंपॉर्टेंट है, दे विल कट मीथेन एमिशन बाय अ थर्ड, तीसरे हिस्से तक खत्म करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। थोड़ा-सा मीथेन के फैक्ट है कि 80 टाइम्स मोर हार्मफुल है अगर देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी से, बट ये शॉर्ट लिव्ड होती है, ये भी याद रखिएगा। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट लिव्ड गैस और ये 80, वैसे बेसिक अगर एग्ज़ैक्ट देखा जाए तो इट इज़ 84 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसकी ग्लोबल वार्मिंग की कैपेसिटी की बात की जाए। 40% के करीब जो है मीथेन जो एमिट होती है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, और जो 60% है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड सोर्सेज जैसे कि लाइवस्टॉक फार्मिंग, राइस एग्रीकल्चर, बायोमास बर्निंग, उससे पैदा होती है। तो 40% नेचुरल सोर्सेज, 60% हम लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए। उससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल पेज पे और चीज़ें भी आई हुई थी, चाइना ये नाराज़ हुआ हुआ है ऑस्ट्रेलिया के उस पे, या ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हमने ऑकस का पूरे बता रखा था इंडिया को पहले भी, उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें अब जो जानने की ज़रूरतें हैं वो हम देख चुके हैं। आपको जितना बताया जा रहा है उतना ही करिएगा प्लीज़, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।